साथियों, आप सबका YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारा विषय है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आदर्शवाद पर चर्चा किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जो साथी नहीं देख पाए थे वो देख सकते हैं। क्या होता है प्रकृतिवाद और आदर्शवाद से, कैसे ये भिन्न है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रकृतिवाद क्या है। इसकी अंग्रेजी नेचुरलिज्म होती है। नेचुरलिज्म देख रहे हैं आप, स्पष्ट है कि नेचर और इज्म, नेचर प्रकृति और इज्म वाद है। अर्थात एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा संप्रदाय है, एक ऐसा दर्शन है जो नेचर की बात करता है, जो प्रकृति को ही सर्वोत्तम मानता है, सब कुछ मानता है, वो प्रकृतिवाद है। यह एक पूर्ण रूप से भौतिकवादी दर्शन है। भौतिकवादी दर्शन, प्रकृतिवाद एक भौतिकवादी दर्शन है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। लौकिक क्या है, पारलौकिक क्या है, इन सब पचड़े में न पड़कर ये मानती है कि प्रकृति ही पूर्ण वास्तविकता है। जो कुछ है वह प्रकृति है, प्रकृति के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। तो ये ऐसा दर्शन है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। प्रकृति को मूल तत्व मानती है। एक ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा कोई सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और उसी में विलीन हो जाती है। एक विशेषता ये भी है, प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और उसी में विलीन हो जाती है। उसी में विलीन हो जाती है। एक विशेषता ये है। और इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है, जिसको ये सच्चा ज्ञान मानती है, वो प्रकृति इंद्रिय द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के साधन मानती है। अर्थात व्यक्ति निरीक्षण से, परीक्षण से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है कि साधन इंद्रियां हैं। ज्ञान प्राप्त के साधन इंद्रियां हैं। भौतिक संसार सत्य है, पारलौकिक जगत मिथ्या है। ये इस दर्शन का मूल है। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें या इन विशेषताओं के आधार पर और स्पष्ट करना चाहें, तो जो अर्थ हमारे सामने निकल कर आता है वह इस दार्शनिक संप्रदाय के विषय में कि प्रकृतिवाद एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा दार्शनिक संप्रदाय है, एक ऐसी विचारधारा है जो ब्रह्मांड को भी प्रकृति जन्य मानती है। अर्थात यह ब्रह्मांड प्रकृति से उत्पन्न
हुआ है। पदार्थों के मिलने से, पदार्थों की क्रियाओं से यह उत्पन्न हुआ है, प्रकृतिजन्य है। भौतिक संसार ही सत्य है और कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। जैसा कि आदर्शवादी मानते हैं कि आत्मा परमात्मा है, आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक संसार है, उसके ठीक विपरीत यह प्रकृतिवादी विचारक मानते हैं कि कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। और इस बात को भी सामने लाती है कि ईश्वर कुछ नहीं है, और अगर कोई आत्मा है भी तो वह भी पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। एक विशेषता यह है कि आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, पदार्थ जन्य है, चेतन तत्व है। जो आत्मा है वह भी पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। और यह भी प्रतिपादन करती है कि मनुष्य का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है। ये सिद्धांत है, मनुष्य का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है। ये भी सिद्धांत है। और यह जो सुखपूर्वक जीवन जीने का तरीका है, यह प्राकृतिक विकास द्वारा संभव है। जो प्राकृतिक विकास द्वारा संभव है, ये प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। प्रकृतिवाद का की मान्यता है, ऐसा विचार है। प्रकृति को मूल तत्व मानती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाना चाहती है। ज्ञान प्राप्ति के साधन इंद्रियां हैं। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। मनुष्य का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है, जो प्राकृतिक विकास द्वारा संभव है। ये सिद्धांत भी है और इसका पालन करना प्रकृतिवादी मानते हैं। जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, वातावरण के साथ अनुकूलन करना, सिद्धांतों में यह भी शामिल है। वातावरण से अनुकूलन, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी, मनुष्य श्रेष्ठतम पदार्थ है। श्रेष्ठ पदार्थ है, यह भी सिद्धांत है। मनुष्य जैसे सभी श्रेष्ठ में पदार्थ हैं, वैसे मनुष्य भी श्रेष्ठ पदार्थ है। अगर हम इसके समर्थक की बात करते हैं तो इसके समर्थन में जो दार्शनिकों का नाम आता है, उसमें अरस्तु, जो कि आदर्शवादी था लेकिन वो प्रकृतिवाद का भी समर्थन करता था, काम्टे, अरस्तु, बेकन का नाम आता है, लैमार्क का नाम आता है, डार्विन का नाम आता है। डार्विन, लैमार्क, बेकन, रूसो, हक्सले, बटलर का भी नाम आता है। ये सब प्रकृतिवाद के समर्थक रहे हैं, जिसमें हम जो प्रकृतिवाद पढ़ते हैं, जो विशेष रूप से अपना योगदान देते हैं, वह है रूसो। रूसो की पुस्तक का नाम एमिल
एमिल पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने विचारों को रखा है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो रूसो भी ईश्वर को मानता था। उसकी भी मान्यता थी कि ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन वह पूर्ण रूप से ईश्वरवादी न होकर वह प्रकृतिवादी था। ये सब समर्थक हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रूसो की पुस्तक का नाम एमिल, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एमिल। ये सब ऐसे विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, जो आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते, यह भी विशेषता है। तो ये सिद्धांत रहा और प्रकृतिवाद के मूल बातें रही, जो ब्रह्मांड को प्रकृतिजन्य मानती है, जो भौतिक संसार को सत्य मानती है, जो आध्यात्मिक संसार को मिथ्या मानती है और ईश्वर को नहीं मानती। आत्मा को भी पदार्थजन्य चेतन तत्व मानती है और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पदार्थ मानती है, और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य का सुख पूर्वक जीवन जीना अधिकार है, जो प्राकृतिक विकास के द्वारा संभव है। प्राकृतिक विकास से ही मनुष्य सुख पूर्वक जीवन जी सकता है। प्रकृति से विरोध करके वह सुख पूर्वक जीवन नहीं जी सकता। ये प्रकृतिवाद के सिद्धांत रहे। प्रकृतिवाद शिक्षा के क्या उद्देश्य है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य, शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं। जो प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है वह है जीवन संघर्ष हेतु तैयारी करना। व्यक्ति को संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसी योग्यता हो जानी चाहिए जो जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे। इसके बाद दूसरा उद्देश्य है वातावरण समायोजन। ऐसी योग्यता का विकास हो जाए जो वातावरण से समायोजन करने की योग्य बना दे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। और सभ्यता संस्कृति की रक्षा, विकास और हस्तांतरण, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके अलावा पूर्ण जीवन की तैयारी स्पेंसर का है। पूर्ण जीवन की तैयारी, पूर्ण जीवन की तैयारी में स्पेंसर ने 5 बातें बताई, यह भी जानना है। पूर्ण जीवन में हम क्या क्या बातें रखेंगे, इसमें है पहला आत्मरक्षा, दूसरा आत्मरक्षा के बाद दूसरा है जीविकोपार्जन, सामाजिक राजनैतिक भागीदारी, बिना समाज में शामिल हुए भी पूर्ण जीवन नहीं जिया जा सकता है। वंश वृद्धि, संतानोत्पत्ति जिसको कहते हैं, वंश वृद्धि, संतानोत्पत्ति और समय का उपयोग
समय का सदुपयोग, ये है स्पेंसर की पूर्ण जीवन की तैयारी। इसके लिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इस योग्य बना दे। स्पेंसर ने ये 5 चीजें बताई जो पूर्ण जीवन की तैयारी सिखाती है। ये होना चाहिए हर व्यक्ति में, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इस योग्य बना दे व्यक्ति को। इसके अलावा जो शिक्षा का और उद्देश्य है वह है व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। व्यक्तित्व का विकास अगर बाधित होगा, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होगा, तो व्यक्ति सही ढंग से विकसित नहीं होगा और वह अपने प्रकृति से, अपने वातावरण से समायोजन स्थापित नहीं कर पाए। तो ये शिक्षा की उद्देश्य रहे। इन उद्देश्यों का पालन शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। ये 5 उद्देश्य रहे। इसके बाद हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए शिक्षा का, बालक का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। तो जहां तक पाठ्यक्रम की बात है, रूसो, जिसकी पुस्तक का नाम एमिल है, हमने बताया। एमिल में रूसो ने यह बताया कि बालक की अवस्था और उसकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम के निर्माण में बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, उसकी स्थिति, परिस्थिति, आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। और इसको समझने के लिए हम स्पेंसर के बताए पूर्ण जीवन की तैयारी के लिए जो ये 5 चीजें उन्होंने बताया है, इसके अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण की बात होती है। बालक को आधार मानकर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण हो, तो उसमें आत्मरक्षा हेतु सबसे पहले हम स्वास्थ्य संबंधी विषयों को रखेंगे, जिसमें शरीर विज्ञान और खेल कूद है। आत्मरक्षा के लिए शरीर विज्ञान और खेल कूद ये पाठ्यक्रम है। शरीर विज्ञान, खेल कूद, इससे आत्मरक्षा हो सकती है, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा जो अन्य पाठ्यक्रम के विषय हैं वह है गृहशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहशास्त्र, मनोविज्ञान, ये भी पाठ्यक्रम का विषय है, ये भी होना चाहिए। भौतिक, गणित, भूगोल, भौतिकी, गणित, भूगोल, यह भी विषय में होना चाहिए। समय के सदुपयोग के लिए कला, भाषा, साहित्य होना चाहिए। कला, भाषा, साहित्य होना चाहिए। और वंश वृद्धि के लिए जो वंश वृद्धि का विषय हो, उसके लिए हम मनोविज्ञान और गृह विज्ञान की बात करते हैं। सामाजिक क्रियाकलापों के लिए समाजशास्त्र, राजनीति,
ये विषय होने चाहिए। ये सब विषय, ये सब पाठ्यक्रम बच्चों के लिए होना चाहिए। इससे उनका समुचित विकास होता है। प्राकृतिक, स्वास्थ्य संबंधी, व्यवहार संबंधी, समाज संबंधी और संस्कृति संबंधी विषय पाठ्यक्रम में होने चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी खेलकूद, ये स्वास्थ्य संबंधी, प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक, भौतिक, भूगोल, गणित, ये विषय होने चाहिए। व्यवहार संबंधी गृहशास्त्र, मनोविज्ञान होने चाहिए। समाज संबंधी समाजशास्त्र, राजनीति होने चाहिए। और मनोरंजन के लिए कला, साहित्य, समय का सदुपयोग, संस्कृति, ये सब बातें होनी चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद शिक्षण विधि की बात आती है। किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए। शिक्षण विधियों की बात आती है, इसमें जो शिक्षण विधियां हैं, प्रमुख शिक्षण विधियां जिसकी चर्चा प्रकृतिवादी करते हैं, उसमें सबसे पहला है करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना। करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना। खेल के द्वारा सीखना, खेल विधि, खेल विधि, खेल विधि है। प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि। डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि ये प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां हैं। मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, ये रूसो का कथन है। मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, अनुभव से सीखने के अवसर दो। अनुभव द्वारा सीखने दो, ये रूसो का नारा है। करके सीखना इसी का दूसरा रूप है। कोई भी सीखना हो, वो अगर करके सीखना हो, अनुभव के द्वारा सीखना हो, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। इसके बाद हम अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन कैसा होना चाहिए? प्रकृतिवादी स्वतंत्रता का नारा लगाते हैं। स्वतंत्रता का नारा लगाते हैं। ये हमने आदर्शवाद में देखा था कि वो प्रभावात्मक अनुशासन की बात करते हैं, भय की बात करते हैं, दंड की बात करते हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत प्रकृतिवादी स्वतंत्रता का नारा लगाते हैं। ये कहते हैं कि अनुशासन प्राकृतिक हो, अनुशासन
प्राकृतिक हो। अनुशासन प्राकृतिक होना चाहिए। सुख दुख का, स्पेंसर कहता है दुख का, अर्थात वो कार्य करना चाहिए जिसमें उसको सुख हो और वो कार्य नहीं करेगा बालक जिसमें दुख हो। ये पूछता है सुख दुख का सिद्धांत किसका है, तो याद रखना है स्पेंसर। स्पेंसर का है सुख दुख सिद्धांत। रूसो कहता है कि ये प्रकृति शिक्षिका है और सच्चा अनुशासन वही बताती है। रूसो कथन है प्रकृति शिक्षिका है, शिक्षिका है, वही अनुशासन सिखाती है। ये अनुशासन हो गया। इसके बाद हम विद्यालय की बात करते हैं। विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय प्रकृतिवादी कहते हैं कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्र विकास के अवसर देने वाला हो, जो बालकों के स्वतंत्र विकास के अवसर देने वाला हो। बालक स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सके, जो हानिकारक प्रभावों से दूर रहे, हानिकारक प्रभावों से दूर हो। यह भी विद्यालय की विशेषता है, जो हानिकारक प्रभावों से दूर हो और बालक को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानकर और प्रकृति को मूल मानकर विकास की बात करती है, प्रकृति की ओर लौटने का नारा लगाती है। रूसो का नारा है प्रकृति की ओर लौटो। जो आत्मा परमात्मा मन इन सब बातों के चक्कर में जो पड़े हैं, उनके विरोध में रूसो कहता है कि सबको छोड़ो और प्रकृति की ओर लौटो। ये रूसो का कथन है। हमने बताया कि उनकी पुस्तक एमिल है। शिक्षक के विषय में जो प्रकृतिवादियों का विचार है, शिक्षक वो प्रकृति को ही सच्चा शिक्षक मानते हैं। शिक्षक केवल वातावरण का निर्माण करे, मार्गदर्शक की भूमिका में रहे, उसको वो गौण मानते हैं और बालक को मुख्य मानते हैं। इसमें शिक्षक गौण है, जबकि आदर्शवाद में शिक्षक का प्रथम स्थान था। शिक्षक गौण, मार्गदर्शक और पर्दे के पीछे कार्य करने वाला, ये शिक्षक का स्थान है। अगर हम बालक की बात करते हैं तो बालक प्रकृतिवाद में बालक प्रमुख है और शिक्षक गौण। शिक्षक गौण है
मार्गदर्शक है, पर्दे के पीछे कार्य करने वाला है और बालक का स्थान प्रमुख है। बालक केंद्र बिंदु है और रूसो कहता है कि बालक जो भी हो वो सच्चे होते हैं, सच्चे हृदय वाले होते हैं। ईश्वर के यहां से सभी व्यक्ति स्वच्छ और शुद्ध अच्छा पैदा होता है, लेकिन इस समाज में आकर, इस वातावरण में आकर वह दूषित हो जाता है। तो बालक शुद्ध होता है, सच्चा हृदय वाला होता है, अच्छा होता है। ईश्वर उसको प्रकृति रूपी ईश्वर उसको अच्छा करके भेजती है, लेकिन इस संसार में, इस समाज में आकर वह चालाक हो जाता है, चालबाज हो जाता है, वह दूषित हो जाता है। इसलिए उसको प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्राकृतिक विकास करने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार से हम रूसो का प्रकृतिवाद विशेष करके पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूसो का जन्म होता है और वही अपनी पुस्तक एमिल में, हम फिर से बताना चाहेंगे कि पुस्तक का नाम उसकी एमिल था। एमिल पुस्तक में वह अपना विचार देता है। एमिल पुस्तक का नाम है। अगर हम प्रकृतिवादी शिक्षा के विकास को ध्यान में रखकर उसके योगदान की बात करें, उसके गुणों की बात करें, तो प्रकृतिवादी शिक्षा आज के समय में बहुत ही उपयोगी है। सबसे बड़ी विशेषता जो प्रकृतिवादी शिक्षा की है, जो देन है, वह है बाल मनोविज्ञान पर बल। बाल मनोविज्ञान पर बल देती है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती है, बाल मनोविज्ञान की बात करती है, अनुभवों पर बल देती है और खेल को प्रमुख स्थान देती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। खेल को प्रमुखता देना। और जो सबसे बड़ी विशेषता है, प्रकृति की ओर लौटो। ये प्रकृतिवादी शिक्षा की देन है, जो आज की सबसे बड़ी विशेषता है और मांग भी है। बाल मनोविज्ञान पर बल, बाल केंद्रित शिक्षा, अनुभवों पर बल, खेल शिक्षा को बढ़ावा और प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति की ओर लौटने की बात प्रकृतिवाद करता है। इस प्रकार हमने प्रकृतिवाद दर्शन के संप्रदाय पर आज चर्चा किया। इसके पहले हमने दर्शन में आदर्शवाद की चर्चा किया था। हम अगले वीडियो में प्रयोजनवाद दार्शनिक संप्रदाय को लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। पुराना वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।